साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 7 डेज 7 मैराथन के पहले क्लास में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के संपूर्ण चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस मैराथन सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे क्लास 9th के जो केमिस्ट्री के पोर्शन है, जिसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। जिसमें पहला आपका क्या है? पहला है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु और परमाणु। और चौथा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। इन चारों चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा। आप सबों के डिमांड पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन बैच और मिशन 2025 का जो प्राइस था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। आप सभी छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच को आप 199 में कर दो। तो मेरे मित्र, 18 से लेकर के 22 नवंबर तक ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन वाला बैच केवल और केवल आप 199 में इनरोल कर सकते हो। और मिशन 2025 बैच आप केवल और केवल 299 में इनरोल कर सकते हो। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में इनरोल होइए। अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ साइंस फाउंडेशन के भी लेक्चर्स चाहिए तो आप मिशन 2025 में इनरोल हो सकते हैं। ये दोनों ही बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न। फिर है वाष्पन, गैसों का संपीड़न और फिर है विलयता। तीसरा है वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब ए बी सी डी के रूप में, इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। मेरे मित्र, आपने हमारे साथ इस ऑप्शन में जो भी टर्म उपस्थित है उन सभी को डिस्कस करा है। अगर हम लोग बात करें अपने पहले ऑप्शन की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे फर्स्ट में विसरण की चर्चा की जा रही है, डिफ्यूजन की। और हम सबों को मालूम है कि दो पदार्थ के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। Diffusion is the intermixing of two particles. When the temperature is raises, then the rate of the diffusion is also will be increases. मतलब ये हुआ कि जब हम सर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो विसरण की दर होती है वो भी बढ़ जाती है। अब दूसरा ऑप्शन है वाष्पन। आप कहेंगे गुरुजी ये भी ताप बढ़ाने से बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे मित्र, तीसरा में आपका दिया है गैसों का संपीड़न। क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है कि जहां पे भी गैस का संपीड़न होगा, जहां पे भी क्या होगा, गैस का संपीड़न होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि यहां पे दाब उच्च रहेगा, उच्च दाब होगा। साथ में क्या होगा, आप कहेंगे ताप गुरुजी न्यून होगा, यानी कि कम होगा। तो मेरे मित्र, गैस का संपीड़न तब होगा जब दाब उच्च हो, हाई हो, और टेम्परेचर लो हो। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन के सभी समुच्चय जो है वो ताप बढ़ाने पर नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे मित्र, सेम चीज आपके दूसरे ऑप्शन में भी गैस का संपीड़न शामिल कर दिया गया है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं होगा। जबकि आप तीसरे ऑप्शन पे अगर गौर फरमाएंगे तो इसमें वाष्पन कहा जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन है, आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ हमारा जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और गैसों का प्रसार, आप सबों को मालूम है कि अगर हमारा गैस जो है वो किसी सिलेंडर या किसी कंटेनर में होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब ये किसी कंटेनर में रहता है तो ये एक सीमित आयतन में होता है। और हम सबों को मालूम है कि गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके कण अपने सतह में बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं।
तो मेरे मित्र गैसों का प्रसार करने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कहीं पे भी गैस है और उसको आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो ये संभव है कि गैस के जो कण जो ऑलरेडी सभी पदार्थ की अवस्था से ज्यादा गतिज ऊर्जा धारण किए हुए हैं, वो टेम्परेचर को पा करके और तेजी से क्या होता है तो सर मूव करने लगता है और गैस की सतह को छोड़ के चला जाता है। मतलब गैसों का जो प्रसार होगा वो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आप सभी कहेंगे बढ़ जाएगा। अच्छा, गैसों का प्रसार मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हुआ, ये समझिएगा। और संपीड़न का मतलब क्या हुआ, गैस के कणों को दबाना। तो दोनों दो चीजें होती है। क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार, ये तीनों ही ताप बढ़ाने से बढ़ेगा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। फिर है अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए भ्रमित हो गई कि द्रवण के लिए परिस्थितियों की सही समुच्चय को पहचान में उसकी मदद कीजिए। मेरे मित्र सीमा जो है वो प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण करने पहुंची और वहां पे उन्होंने देखा कि ताप और दाब के विशिष्ट परिस्थिति में जो गैस होते हैं वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो जब सीमा ये बात अपने दोस्तों के साथ बता रही थी तो वहां पे ये कंफ्यूज हो गई कि जो गैस का द्रवण होता है उसमें क्या होता है, निम्न ताप होता है या फिर निम्न दाब है, उच्च ताप और निम्न दाब, निम्न ताप और उच्च दाब, उच्च ताप और उच्च दाब। क्या कहोगे कि गुरुजी अभी भी आपने जस्ट डिस्कस करा है क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में कि गैस का संपीड़न कहां होगा, आप कहेंगे उच्च दाब, और जो टेम्परेचर होगा आप कहेंगे निम्न। तो मेरे मित्र आप ही बता दो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में निम्न ताप लिखा हुआ है और साथ ही साथ हाई प्रेशर लिखा हुआ है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो तरल की बात की जा रही है, यहाँ पे जो तरल की बात की जा रही है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तरल को हम लोग इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि फ्लूइड के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आप कहेंगे लिक्विड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, साथ में गैस भी आएगा। और ये हम कहते हैं कि लिक्विड और गैस सम्मिलित रूप से फ्लूइड यानी कि तरल कहलाते हैं। तो आपसे सवाल है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि केवल गैस से तरल के समान व्यवहार करती है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये लाइन तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि आपने अभी यहां लिख दिया कि तरल के तरह व्यवहार लिक्विड और गैस दोनों कर सकती है। दूसरा है कि गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, गैस तो होगा लेकिन ठोस नहीं होगा। अब है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है और तरल के रूप में लिक्विड और गैस है। तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। और मेरे मित्र इसीलिए इस दोनों में किसकी प्रॉपर्टीज होती है, बहाव का गुण होता है। किसकी, बहाव का, या आप कह सकते हो प्रवाह का गुण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि गर्मी के दिनों में जो जल को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और जल हमारा ठंडा हो जाता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि सर जल के सतह से वाष्पन की घटना होती है या वाष्पीकरण की घटना होती है, और ये वाष्पीकरण क्या करता है, जल को ठंडा बनाने में सर मदद करता है। तो जो सवाल है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, आप सभी कहेंगे वाष्पन के चलते वह ठंडा हो जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम वाष्पन की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। इवापोरेशन कहीं पे भी होगा तो वो ठंडक का कारण बनेगा, और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, आरामदेह होता है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो पसीना का अच्छा अवशोषक होता है। तो जैसे ही जैसे उसको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर मिलता है वो आपके बॉडी से क्या होता है सर, वाष्पित होते रहता है। और आप सबों को मालूम है कि वाष्पन के केस में जो लेटेंट हीट चाहिए वो आपके बॉडी से लिया जाएगा, और आपके बॉडी से हीट निकल रही है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हमको ऑब्वियस सी बात है ठंडा महसूस होगा।
तो सर गर्मी के दिनों में पंखा के नीचे बैठने पर ठंडक महसूस होना वाष्पन घटना के कारण होता है। मिट्टी के बर्तन में पानी का रखा रहने पर मिट्टी पानी का ठंडा होना सर वाष्पन की क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट, आपके ऑप्शन में वाष्पोत्सर्जन भी दिया हुआ है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, आगे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें पौधे के शरीर से जो पानी है वो वाष्प के रूप में निकलता है, यानी कि पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बात बाकी विसरण से आप सभी वाकिफ हैं। परासरण तो बस मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परासरण को ही हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, ऑस्मोसिस कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि परासरण भी एक प्रकार की विसरण ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सर जो द्रव होते हैं उसकी प्रवाह किसी झिल्ली से होता है। तो मेरे मित्र हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि द्रव का प्रवाह द्रव का प्रवाह द्रव का प्रवाह जब किसी द्रव का प्रवाह जब किसी जब किसी जब किसी झिल्ली के सहायता से झिल्ली के सहायता से झिल्ली के सहायता से होता है झिल्ली के सहायता से होता है तो प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण कहलाती है, यानी कि ऑस्मोसिस कहलाती है। अच्छा ध्यान में रखेंगे, इसमें तरल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, क्योंकि मेरे मित्र विसरण में क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाते हैं। तो यहां पे भी द्रव जो होगा वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा, लेकिन अंतर क्या है, तो सर जो द्रव उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा वो किसी झिल्ली की सहायता से जाएगा, किसी मेम्ब्रेन की सहायता से जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? ध्यान दीजिए कि आकर्षण बल को सर किस क्रम में संयोजित किया गया है? बढ़ते क्रम में संयोजित किया गया है। और मेरे मित्र ऑप्शन है जल, वायु, पवन, वायु, शर्करा, तेल, ऑक्सीजन, जल, शर्करा, नमक, रस, वायु। अब मैंने एक्सरसाइज में भी आपको ऐसा प्रश्न कराया था, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूछा जा रहा था, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा जा रहा है और बढ़ते क्रम में। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसी गैसियस मीडियम में होगा और सबसे ज्यादा किसी सॉलिड में होगा, ठोस में तो सॉलिड और गैस के बीच में होगा। मेरे मित्र बढ़ते क्रम में कहा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, मतलब गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे। आपके पहले ऑप्शन में जल दिया हुआ है, आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में वायु है, ठीक है, लेकिन वायु के बाद सीधे शर्करा दे दी गई है, जबकि शर्करा में क्या होगा, आप कहेंगे सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मेरे मित्र आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे गैसियस फॉर्म में है, तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में, और उसके बाद आप कहेंगे जल में, और सबसे ज्यादा शर्करा में। तो जो पूछा जा रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ता हुआ क्रम ऑक्सीजन, जल और शर्करा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन यहां पे हमारा गैस है, तो आप सभी कहेंगे कि इसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। जबकि जल है तो आप सभी कहेंगे ये लिक्विड होगा, द्रव होगा, और हम सबों को मालूम है कि सर जो हमारा द्रव है उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो होंगे वो सर सॉलिड और गैस के बीच में होगा, यानी कि सॉलिड और गैस का मध्यवर्ती होगा। तो आप कहेंगे सर शर्करा यानी कि जो चीनी के कण होंगे ये सॉलिड के प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी में जो हमारा सही क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सा सवाल, कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। मेरे मित्र केल्विन में बदलने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, फिर आपका 38 डिग्री सेल्सियस है, और फिर आपका 66 डिग्री सेल्सियस। क्या कहेंगे गुरुजी, केल्विन में बदलने के लिए सब में 273 ऐड कर देंगे। अब 5 3 8 7 2 9, 5 3 8 और 7 2 9, और ये क्या हो गया 298 केल्विन।
अब ये यहाँ पे 273 जोड़ दो, 8 3 11, 7 3 10, 1 11, 2 1 3, ये कितना हो गई 311 केल्विन। और ये हो गया 273, 6 3 9, 7 6 13, 2 1 3, 339 केल्विन। तो देख लीजिए मेरे मित्र आपके किस ऑप्शन में है, 298, 311 और 339। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, पहला ऑप्शन में है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। दूसरा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और तीसरा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। और फिर है ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और पहला ऑप्शन में है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल के सतह से किसी भी तापमान पर होती है। तो वाष्पन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जल को जोड़ेंगे। और यहां पे कहा जा रहा है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में परिवर्तन, आप सबों को मालूम है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका उल्टा भी सही है कि गैस का सीधे ठोस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में सीधे रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब हम लोग ये कहते हैं कि सर जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो एनसीईआरटी इसके व्युत्क्रम को भी सही मान रही है कि किसी भी वाष्प को अगर क्या कर दिया जाए सर ठंडा किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आए बिना ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। और मेरे मित्र चूंकि ये प्रक्रिया निक्षेपण है जो कि ऊर्ध्वपातन का व्युत्क्रम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऊर्ध्वपातन इसको मेंशन कर रही है, तो हमको भी कहीं ना कहीं ये सही मानना होगा कि वाष्पन का द्रव अवस्था वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये चीज मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया भी था। अब तीसरा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस के रूप में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता नहीं। हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीजिंग, जिसमें कोई द्रव जमता है। यहां पे वाष्प की बात की जा रही है। अब है नेक्स्ट ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जाता है या फिर गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में आए ठोस में बदल जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। और आपके दूसरे ऑप्शन में वही कहा जा रहा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक्चुअल में ये क्या है? आप कहेंगे डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि डायएथिल ईथर, एसीटोन और एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है? तो क्या कहिएगा कि गुरुजी हमको फिर से इन सभी में 273 ऐड करना होगा। 5 3 8, 7 3 10 और 2 1 3, ये 308 केल्विन हो गया। अब अगर आप 56 डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे 273 तो 6 3 9 और 7 5 12 और 2 1 3 हो जाएगा ये 329 केल्विन। और 118 में जोड़ेंगे 273 तो आप सभी क्या पाएंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 8 3 11, 7 1 8 1 9 और 2 1 3। मेरे मित्र 308, 329 और 391 केल्विन देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर पहला में 306 है, नहीं होगा। 308, 329 लेकिन 392 है, नहीं होगा। 308, 329 और 391 केल्विन बिल्कुल सही है मेरे मित्र। 8 3 11, 7 1 8 1 9, 2 1 3। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जो जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। पहला है जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल में नमक मिलाना।
मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है, वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है ये चार कारकों से प्रभावित होती है। पहला क्या है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी पहला तो ये होता है कि द्रव की प्रकृति कैसा है, द्रव की प्रकृति कैसा है। दूसरा, तापमान कैसा है। तीसरा, आप कहते हो गुरुजी सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल कैसा है। और चौथा आपका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कैसी है। और पांचवा आपका क्या होता है? पवन का वेग। चार नहीं सर, पांच फैक्टर हो जाते हैं। याद रखिएगा कि जिस द्रव की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी सर, वो कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा? वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। तापमान बढ़ाते हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ता है सर, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ इवोपरेशन घट जाएगी। ह्यूमिडिटी कमेगी, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगी। अगर वायु का वेग ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, वायु का वेग कम होगा आप कहेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, आपके पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि सर जल के तापमान में वृद्धि क्या करेगी? जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जबकि जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल और जल में नमक मिलाना, अशुद्धि मिलाएंगे तो आप सभी कहेंगे ये सब के सब वाष्पन को क्या करेगी सर? घटा देगी। क्या करेगी? घटा देगी। लास्ट सवाल जो आपके आज के इस सेशन का है, क्योंकि एग्जाम्पलर में 10 आपके ऑब्जेक्टिव थे, तो आज का जो लास्ट सवाल है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? पहला ऑप्शन है कि बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। अच्छा, जब आप दाब बढ़ाओगे तो आप क्या कहोगे? सर गैस के कण संपीड़ित हो जाएंगे, गैस के कण आपस में चिपक जाएंगे। तो दाब बढ़ाकर किसी भी गैस के कणों के बीच में हम दूरी को नहीं बढ़ा सकते हैं। दाब घटा करके हम किसी भी गैस के कणों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, और आप पहला ही परिस्थिति क्या बता दिए? गलत, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो जो गैस के अणु हैं वो संकुचित हो जाएंगे। और आप सबों को मालूम है कि दाब बढ़ाने से और ताप कम करने से गैस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो आपका पहला तो होगा नहीं। अब दूसरा है कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, बिल्कुल सही है कि अगर हाइड्रोजन गैस क्या होती है कि जिस वेसल्स या जिस कंटेनर में रखी हुई उससे रिस रही है तो बाहर निकलने वाले जो हाइड्रोजन गैस के अणु होंगे और कंटेनर के अंदर जो गैस के अणु होंगे दोनों के बीच जो दूरी होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो पहला आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या है सर? हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच में दूरी बढ़ाने के लिए कामगार है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। यह भी बिल्कुल सत्य है चिल्ला कि अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का पात्र जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दें और गैस उतना ही रहने दें तो आप सभी कहेंगे इसके बीच, इसके कणों के बीच में कोई बहुत मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसके कण जो है वो बहुत तेजी से पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। तो मेरे मित्र आपका जो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा करके हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल ही सही है। अब है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर आप कहेंगे सर अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो जो गैस की घनत्व होगी वो बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि गैस के अणु एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, यहाँ पे मध्य दूरी बढ़ेगा, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे गुरुजी हमारा चौथा भी नहीं होगा, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही चार। सही कौन है? 2 और 3। और मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का पूरा कंप्लीट चैप्टर था एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पलर, यहां मेरे मित्र कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? क्या कहोगे कि गुरुजी बात करी जा रही है प्योर सब्सटेंसेस की, और हम सबों को मालूम है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग तत्व और यौगिक की चर्चा करते हैं तो आप सभी कहते हैं ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में। तो शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। और पहला स्टेटमेंट है कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण मिलकर एक प्रकार के कण होते हैं। आप क्या कहेंगे? गुरुजी बिल्कुल सही है। दूसरा है
कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो मिश्रण है, ये मिश्रण हमारा क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ होगा। क्यों? क्योंकि मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो हमारा यौगिक होगा ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर इसमें जो कण होंगे उसकी प्रकृति एक समान होगी और इसका संगठन भी प्रत्येक जगह पर समान रहेगा। तो दूसरे स्टेटमेंट में है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। आप कहेंगे सर यौगिक तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है लेकिन मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। तीसरा कि शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान रहता है, मतलब क्या कि हर जगह पे समान होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अगर हम किसी भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेक करें या फिर किसी लैब में चेक करें, प्रत्येक जगह पे हम क्या पाएंगे कि सर इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, समान है। अब चौथे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थ को दृष्टांतित किया जा सकता है, मतलब निकेल को छोड़ करके बाकी सभी तत्व शुद्ध पदार्थ हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी निकल को हम लोग क्यों छोड़ेंगे, निकल भी तो हमारा एक तत्व है। और जब हमने ये पढ़ा है कि सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल होता है, तो फिर निकल को साइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि आपका चौथा स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत। जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सत्य में सत्य हमारा पहला ऑप्शन है और साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन है। और मेरे मित्र पहला और तीसरा आपको आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। लोहे से बना अगर कोई वस्तु है उसमें जंग लग जाए तो क्या कहेंगे आप सभी। मेरे मित्र पहला ऑप्शन है कि संक्षारण तथा यह एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है कि विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा है विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मेरे मित्र लोहे पर जंग का लगना, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब लोहा हमारा मॉइस्ट एयर या आर्द्र वातावरण में होता है, तब जो हवा की नमी और ऑक्सीजन होती है वो लोहे के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देती है। और अभिक्रिया करने के उपरांत क्या होता है, लोहे के ऊपर में एक भूरा रंग का यानी कि ब्राउन कलर का परत आ जाता है और इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर जंग लगना कहते हैं। तो मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी संक्षारण की चर्चा की जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा ये संक्षारण के बारे में हम लोग सर आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि संक्षारण का क्या मतलब हुआ, धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया। धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया, धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप सभी याद रखेंगे संक्षारण कहलाती है। धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया आप सभी याद रखेंगे संक्षारण कहलाती है। अब जंग जो लगेगा वो किस लिए, तो सर जब धातु किसी एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम या किसी आर्द्र वायु में रखा हुआ रहेगा तब लगेगा। अब ध्यान देना कि अगर लोहा पे जंग लग जाता है या किसी भी लोहे पे जंग लग गया है, तो क्या हम उस जंग को हटा करके पुनः ओरिजिनल स्टेट वाला लोहा प्राप्त कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लोहा पे जंग लग गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम उस जंग को आगे ना लगे इससे हम बचा सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीका मौजूद है। लेकिन अगर एक बार जंग लग गया तो इससे पुनः ओरिजिनल स्टेट में लोहा प्राप्त नहीं होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि सर जब चीजें ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगी, मूल अवस्था में नहीं आएगी, तो संक्षारण हमारा क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, यानी कि केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। सवाल यही है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर किसी भी धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाएगी, और संक्षारण क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है या एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना यहाँ पे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं, और साथ ही भौतिक परिवर्तन में यह संभव होता है कि पदार्थ फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाए, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं और पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आती है।
जैसे कि आपके बॉडी में गया हुआ भोजन अगर पच जाए तो क्या पचा हुआ भोजन से फिर से आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं? चावल दाल चोखा प्राप्त हो सकता है? आप कहेंगे सर कभी संभव नहीं है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों का जो मूल प्रॉपर्टीज है वो बदल जाए और पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में ना आ पाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का प्रॉपर्टीज ना बदले, और अगर प्रॉपर्टीज बदले भी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उसमें परिवर्तन लाने वाले कारक हैं उस पर निर्भर हो, और जैसे ही परिवर्तन लाने वाले कारक को हटाया जाए पदार्थ फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है भी समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, भी समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्या होगा इसका आंसर? सवाल आपसे यह है कि सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण कैसे बनेगा। तो चला कंसेप्ट के लिए याद रखना, बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, ये आपका क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये हमारा CH2 है। क्या है? CH2 है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिक्विड है। क्या है? ऑर्गेनिक लिक्विड है। क्यों? क्योंकि सर इसमें कार्बन मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कार्बन जहां भी मौजूद होगा वहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में रेफर करेंगे ही करेंगे। तो मेरे मित्र जब कार्बन सल्फाइड में सल्फर को मिलाया जाएगा, अब सल्फर क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर ये कार्बनिक द्रव है। तो मेरे मित्र ध्यान रखना कि सल्फर को जब भी आप मिलाएंगे तो इन द सेंस किस रूप में मिलाएंगे? आप सभी याद रखेंगे सल्फर पाउडर के रूप में मिलाएंगे। किस रूप में मिलाएंगे? आप सभी याद रखेंगे कि सल्फर पाउडर के रूप में याद रखेंगे, सल्फर पाउडर। अब ध्यान देना कि सल्फर पाउडर को जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स किया जाएगा, यानी कि मिलाया जाएगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये सल्फर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से मिल जाएगा। और जो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में पूरी तरीके से मिलेगा, तो आप सभी को मालूम है कि अगर कोई चीज, अगर कोई सॉल्यूट मटेरियल किसी सॉल्वेंट में बेहतर तरीके से डिसॉल्व हो जाता है तो वो किस प्रकार के मिश्रण का निर्माण करता है? आप सभी कहते हैं समांगी मिश्रण का निर्माण करता है। और मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी कि अगर कोई भी मिश्रण हमारा समांगी है तो वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का मतलब हुआ कि वैसा भी समांगी मिश्रण जिससे अगर प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस तरीके से या इतने बड़े होते हैं कि वो सर प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर चारों ओर बिखेरने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के रूप में देखते हैं। लेकिन मेरे मित्र जो सॉल्यूशन होता है उससे अगर आप टॉर्च मारो तो आप क्या पाओगे कि सर जो लाइट है वो बिखर नहीं रही है, वो एक रे में जा रही है। तो सिंपल जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे स्टार मार्क दे करके याद रखेंगे कि सल्फर, सल्फर तथा CH2 बोले तो कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर तथा CH2 का मिश्रण, CH2 का मिश्रण समांगी होता है, समांगी होता है, समांगी होता है। फलतः, फलतः, फलतः इसके द्वारा, फलतः इसके द्वारा टिंडल इफेक्ट, फलतः इसके द्वारा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं किया जाता है, टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो अब आपसे यहां जो सवाल करा जा रहा है कि सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण, तो आप सभी कहेंगे विसमांगी और टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये गलत है। समांगी और टिंडल प्रभाव दर्शाता है, समांगी होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। विसमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, विसमांगी होगा तो दिखाएगा ही। समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे चले जी आप सभी, आप याद रखेंगे कि जो आपका निलंबन है, जो निलंबन है, निलंबन, निलंबन एवं निलंबन एवं निलंबन एवं कोलाइडी विलयन, निलंबन एवं कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन विसमांगी होते हैं, विसमांगी होते हैं तथा तथा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, तथा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं।
टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कोई शक आपको नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन का टिंचर कुंतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। अब चला आप सबों को मैंने बताया है कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट टिंचर सॉल्यूशन, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग सर, टिंचर सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंचर का घोल भी कहते हैं, टिंचर का घोल भी कहते हैं। तो टिंचर का घोल क्या है, तो आप सभी कहते हैं आयोडीन का आयोडीन का आयोडीन का अल्कोहल में आयोडीन का अल्कोहल में विलयन क्या कहलाता है। आप सभी कहते हैं गुरुजी टिंचर सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंचर सॉल्यूशन कहलाता है। आयोडीन का अल्कोहल में विलयन, तो आयोडीन जनरली किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ठोस अवस्था, जबकि अल्कोहल लिक्विड। तो याद रखना टिंचर सॉल्यूशन में विलय कौन होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन होगा चेला जी, आप सभी कहेंगे गुरुजी आयोडीन। कौन होगा, आयोडीन। अब टिंचर सॉल्यूशन में जो हमारा विलायक होगा बोले तो सॉल्वेंट होगा, वो कौन होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी अल्कोहल। क्या, अल्कोहल। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि आयोडीन का टिंचर पुंतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घुलने पर बनता है। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, बिल्कुल नहीं। वैसलीन में आयोडीन, बिल्कुल नहीं। जल में आयोडीन, बिल्कुल नहीं। अल्कोहल में आयोडीन, आप कहेंगे बिल्कुल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति का है। समांगी प्रकृति मतलब जिसके पूरे के पूरे कंपोजिशन में समान गुण रहे। तो क्या कहोगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन है हमारा बर्फ। अब बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो चिला और उसको कहीं से भी छुओ तो आपको ठंडापन की प्रकृति, आप कहेंगे सर प्रत्येक जगह पे दिखाई पड़ेगी। तो बर्फ का जो ठंडापन की प्रकृति है वो उसके संपूर्ण संगठन में है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर बर्फ जो होगा वो समांगी प्रकृति का होगा। अब मेरे मित्र लकड़ी की बात करोगे तो लकड़ी अपने संपूर्ण आयतन में समांगी टाइप नहीं दिखेंगे। कहीं पे इसमें साल बहुत ज्यादा होगा, कहीं पे ये संभव है कि खोखला हो सकता है अंदर से, कहीं पे ये बहुत मजबूत होगा, कहीं पे घून भी लगा हुआ हो सकता है। तो मेरे मित्र लकड़ी आपका क्या होगा, समांगी प्रकृति का नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से मृदा की चर्चा करेंगे। आप क्या कहेंगे कि सर कहीं कहीं मृदा पे जो ग्रेवल्स होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होंगे और कहीं पे क्या होंगे, बहुत महीन महीन हो सकते हैं। कहीं पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, कहीं पे ह्यूमस की मात्रा कम हो सकती है। और सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेवल्स हम इसके छोटे छोटे कण के आधार पर ही कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पे हमें बहुत महीन मिट्टी के कण मिलेंगे, जबकि बहुत सारे जगहों पे हमें सर मिट्टी के बड़े बड़े कण मिलेंगे। तो आप ये कहेंगे कि जो मृदा है, मिट्टी है, उसका नेचर कैसा होगा, विसमांगी होगा। जबकि वायु आप सभी कहेंगे गुरुजी समांगी प्रकृति का होगा। तो मेरे भाई जो सवाल आपसे करा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं, तो आप कहेंगे 1 और 4, और इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, यानी कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो लोह धातु का पिघलना, आप कहेंगे बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। किसी भी लोहा को पिघला करके हम उससे फिर कोई अलग आकार का सामान बना सकते हैं। लोह में जंग लगना, आप सभी कहेंगे अभी ना बताए हैं ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग का लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये रासायनिक परिवर्तन होगा। एक लोह छड़ को मोड़ना, आप कहेंगे सर लोहा के छड़ को मोड़ देंगे और फिर चाहेंगे तो सीधा कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फिजिकल चेंज। क्या होगा, फिजिकल चेंज। और यहां पे भी लोह धातु का पिघलना, आप कहेंगे गुरुजी ये फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। अब लोह धातु का एक तार खींचना, तो मेरे मित्र लोह धातु में आप सबों को मालूम है कोई भी धातु होगा तन्यता का गुण होगा, तो लोह धातु में तार खींच रहे हैं, तो ये एक फिजिकल चेंजेस है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4
ये तीनों क्या है, फिजिकल चेंज, जबकि ऑप्शन नंबर 2 आप सभी कहेंगे गुरुजी ये केमिकल चेंजेस है। तो पहले ऑप्शन में है 1 2 3 नहीं होगा, दूसरे में है 1 2 4 नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना ये 5 5 लिख दिया गया है, जबकि 5 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे आई छूट गया है। चला, तो अब ये 4 हो गया है। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में है 1 3 और 4, और 1 3 और 4, आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होगा। पहला है लकड़ी का क्षरण। लकड़ी का क्षरण का मतलब क्या हुआ, लकड़ी का खराब होना। जैसे कोई मेरे मित्र लकड़ी को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हो जो एक ही जगह पे है, और आप क्या देख रहे हैं कि उसके जो कण हैं वो कीड़ा के द्वारा खाए जा रहे हैं, और अंदर अंदर पूरी तरीके से खोखला है। तो लकड़ी का क्षरण मतलब एक बार लकड़ी में कीड़ा लग गया और लकड़ी का क्षरण होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर मेरे मित्र क्या यह संभव है कि आप फिर से लकड़ी को रिटर्न उसी ओरिजिनल स्टेट में ले पाओगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो लकड़ी का क्षरण आपका क्या होगा, आप सभी याद रखना, केमिकल चेंजेस होगा। केमिकल चेंजेस होगा यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। जबकि मेरे मित्र लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी हमारा केमिकल चेंजेस होगा, क्योंकि एक बार अगर हमारा लकड़ी जल गया तो फिर से हमें सर ओरिजिनल लकड़ी नहीं मिले। जबकि मेरे मित्र तीसरे पॉइंट में है लकड़ी का चीरना। तो मेरे मित्र लकड़ी को चीर करके हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, और कोई भी लकड़ी को मान लो हमने चीर भी दिया तो फिर तो हम उसको साट सकते हैं फेविकॉल वगैरह से। तो लकड़ी का चीरना क्या होगा, आप सभी याद रखना, फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और फिर है लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। आप सभी कहेंगे कि सर लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना भी फिजिकल चेंज है। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करे जा रहे हैं निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है, आप कहेंगे 1 और 2 रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया करके तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया में ए और बी आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, आप सभी कहेंगे एक कंपाउंड बना रहा है, एक यौगिक बना रहा है। अब मेरे मित्र यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है कि उत्पाद A2B होगा। यहाँ पे उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करते हैं। मेरे मित्र मैंने आपको क्या बताया है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस नया पदार्थ का जो गुण होगा, यानी कि जो आपका A2B प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो इसके रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करता है, ये कभी भी नहीं होगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनने के क्रम में क्या होगा चिला सर, जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर्टीज उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल ही भिन्न होगा। अब दूसरा है कि उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहेंगे। ये वाला बात तो बिल्कुल सही है मेरे मित्र। और यहाँ पे सही नहीं है कौन, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट है ये है कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो A2B बना है ये यौगिक नहीं है तो और क्या है, क्योंकि जब भी दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जाहिर सी बात है यौगिक का निर्माण होगा। तो A2B तो हमारा यौगिक है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये क्या है सर, आप सभी कहेंगे गलत स्टेटमेंट है। फिर है कि इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो स्टेटमेंट 1 है वो सही नहीं है, जो स्टेटमेंट 3 है वो सही नहीं है, और जो स्टेटमेंट 4 है वो सही नहीं है। बाकी स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। तो 1, 3 और 4 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, उसी तरीके का सवाल है कि दो रासायनिक स्पीशीज
X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है। अब मेरे मित्र दो तत्व X और Y आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है। तो कह रहा है कि X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। X और Y को सरल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सर इसके अवयवी तत्वों में नहीं अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है? पहला चीज, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि P एक यौगिक है। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि X और Y आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि P हमारा एक कंपाउंड होगा। P क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है और आपको X, Y और P के संदर्भ में सत्य स्टेटमेंट ही ढूंढना है। अब दूसरा है कि X और Y यौगिक हैं। मेरे मित्र जब X और Y इस तरीके से अभिक्रिया कर रहा है और P आपका एक यौगिक बन रहा है तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। आप सबों को मालूम है कि जो तत्व होते हैं वो किसी भी प्रक्रिया, भौतिक या रासायनिक कोई भी प्रक्रिया हो, उसके द्वारा दो या दो से अधिक भाग में विभाजित नहीं हो सकते। लेकिन मेरे मित्र यौगिक के केस में क्या होता है, तो रासायनिक विधि द्वारा हम लोग यौगिक के अवयव को अलग कर सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड द्वारा नहीं। तो आपके क्वेश्चन में पहले ही ये चर्चा कर दी गई है कि एक्स वाई जो है उसको सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब एक्स और वाई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे गुरुजी तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको इसमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। और कहा जा रहा है कि एक्स और वाई यौगिक है, आप कहेंगे गलत, एक्स और वाई क्या है, तत्व है। और कहा जा रहा है कि पी का एक निश्चित संगठन होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो कंपाउंड होंगे उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो आपके दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे हमारा सही एक है, साथ में तीन है, और कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी चार। तो एक, तीन और चार आप क्या देख रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपके इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में टोटल 9 एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे जिसको आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो जल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जल के यानी कि H2O के 360 ग्राम को सही रूप में प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन है 2 मोल जल, 20 मोल जल, जल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, जल के 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 अणु। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे वाटर का जो दिया गया द्रव्यमान है वो 360 ग्राम दिया हुआ है और हमारे ऑप्शन में मोल की चर्चा करी जा रही है और इस 360 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे इसकी चर्चा करी जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे 360 ग्राम जल में कितना मोल होगा ये निकालना है और 360 ग्राम जल में कितने अणु की संख्या होगी ये निकालना है। और मेरे मित्र इस दोनों ही चीज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी नंबर ऑफ मोल जो है वो गिवन मास बटा मोलर मास के बराबर होती है। अब मेरे मित्र ये ध्यान रखना, ये जो छोटा वाला m है ये क्या है, तो आपके क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है वो है, और ये जो बड़ा वाला m है ये क्या है, तो आप सभी कहते हैं मोलर द्रव्यमान। और याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि किसी भी परमाणु या किसी भी अणु का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी अगर वो परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान और अगर अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान। अब ध्यान देना कि अगर हम नंबर ऑफ मोल की चर्चा यहाँ पे करें, नंबर ऑफ मोल की चर्चा n की बात करें, तो दिया गया द्रव्यमान कितना, आप कहेंगे सर 360 ग्राम बटा मोलर मास। तो मेरे मित्र ये बताओ कि H2O का आणविक द्रव्यमान मैंने आपको कितना बार बताया है। H2O का आणविक द्रव्यमान आप सभी क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 ग्राम हुआ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है तो 16 ग्राम हुआ आपका ऑक्सीजन। ये कितना हो गया 18 ग्राम। अब यही 18 ग्राम किसके बराबर होगा, आप कहेंगे गुरुजी
इसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कि मोलर मास के बराबर होगा। तो हम लोग 360 बटा 18 कर सकते हैं और ये कैंसिल होगा और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 360 ग्राम जल को 360 ग्राम जल को सही रूप में हम ये कह सकते हैं कि सर 360 ग्राम जल में टोटल 20 मोल होंगे। तो पहले ऑप्शन में है 2 मोल जल, आप कहेंगे नहीं होगा, और दूसरा है 20 मोल जल, बिल्कुल सही है। यानी कि 360 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कितनी होगी चेला जी? आप सभी कहेंगे 20। अब सवाल यह है कि सर इस 20 मोल जल में टोटल जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए या नंबर ऑफ एटम के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। आप सभी साधारण तौर पर कह सकते हैं कि गुरुजी मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये किसी भी दिए गए द्रव्यमान में टोटल अणुओं की संख्या को बताएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ध्यान दीजिएगा जरा सा फॉर्मूला पे जो मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो अणुओं की संख्या की चर्चा करते हैं, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? तो आप सभी कहेंगे दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रोस नंबर, यही बताया है ना। अच्छा, ये दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान मोल की संख्या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो क्या मेरे मित्र नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन इक्वल टू ये एम बटा एम, आप सभी कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एन इनटू क्या हो गया? आप कहेंगे एवोगाड्रोस नंबर। क्या ये चीज आपको जो मैंने बताया कि जो जल में अणुओं की संख्या होगी वो उसके मोल की संख्या को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल अणुओं की संख्या निकल जाएगी। तो फॉर्मूला भी तो आपका डिराइव हो करके यही आ रहा है। तो अब आप सभी ये नहीं कह सकते हैं कि सर यहां पे अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे 360 ग्राम जल में, 360 ग्राम जल में जल के अणु की, 360 ग्राम जल में, ध्यान देना यहाँ पे 360 ग्राम जल में जल के अणु की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जल का अणु n होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर नंबर ऑफ मोल और साथ ही साथ जो एवोगाड्रोस नंबर है उसके। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल कितना लाए हैं 360 ग्राम जल में? आप कहेंगे 20, और जो हमारा एवोगाड्रोस नंबर है वो कितना होता है? आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब चिल्ला अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहोगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 0 जा 0 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पे 0 है तो एक 0 तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा। अब 3 अंक बाद क्या है? दशमलव, तो हम लोग 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव लगा दे रहे हैं और इनटू हमें 10 टू द पावर 23 करना होगा। मेरे मित्र अगर हम 2 अंक और दशमलव इधर ले आए तो आप कहेंगे सर 10 पे जो पावर 23 है उस पे 2 बढ़ जाएगा, मतलब इसको हम 12044 इंटू 10 टू द पावर 25 के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि 360 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो पहला तो 20 मोल जल हो गया और दूसरा जल के कितने अणु हैं? आप कहेंगे 1.204 इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर 25 अणु। तो आपका सही क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सही 2 और 4 होगा, और 2 और 4 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अदरवाइज ध्यान रखना कि आप इस चीज को यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ मोल अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो तो आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? सर दिया गया द्रव्यमान 360 ग्राम बटा 18 गुना एवोगाड्रोस नंबर, तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया है, आप इसके थ्रू भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल पे चलते हैं, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से कौन सा किसी भी परमाणु के लिए सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। दूसरा है परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। तीसरा है कि परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। और चौथा है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। मेरे मित्र सवाल किसके बारे में करी जा रही है? सवाल करी जा रही है परमाणु के बारे में, और पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के लिए, किसी एटम के लिए इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम एक नजर इस सभी ऑप्शन को पढ़ पा रहे हैं, एक नजर इन सभी ऑप्शन को पढ़ पा रहे हैं,
तो हमें लग रहा है कि सर इसमें तो कोई भी ऑप्शन जो है वो परमाणु के लिए मतलब ऐसा है ही नहीं कि गलत है, सबके सब तो सही हैं। आपने बताया है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, यानी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा आपने ये भी बताया है कि परमाणु फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी पदार्थ के लिए, और इसी परमाणु से अणु का निर्माण होता है और आयन का निर्माण होता है। अब अणु जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है तो आयन का निर्माण होता है। तो सर जी ये बात भी सही है। तीसरा है कि परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, और मेरे मित्र इसके लिए भी मैंने गला फाड़ फाड़ करके आपको बताया है कि परमाणु हमेशा क्या होंगे सर, न्यूट्रल में होंगे, यानी कि उदासीन प्रकृति के होंगे, जब तक कि उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं किया जाएगा। और चौथा है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। यह बात भी सही है, बिकॉज जितने भी कंपाउंड को हम देख पाते हैं या जो कुछ भी देख पाते हैं वे सभी परमाणु से तो निर्मित हुए हैं, और हम उसको देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन नहीं मेरे मित्र, यही यही आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। क्या कि यहां पे जो कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मित्र आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन टाइप के क्या है सर, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है यानी कि नोबेल गैस एलिमेंट है, अक्रिय गैस है। और मेरे मित्र मैंने आप सबों को बताया है इसी चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ही, कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ये सब के सब एक परमाणु होते हैं। ये क्या होते हैं, एक परमाणु की, यानी कि मोनो एटॉमिक होते हैं। और साथ में जितने भी मेरे मित्र जो आपका नोबेल गैस एलिमेंट है ये क्या होते हैं, तो सर अस्थाई भी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई भी होते हैं। मतलब ये हुआ कि सर ये जो अक्रिय गैस के परमाणु हैं ये जब अस्थाई है तो जाहिर सी बात है कि ये स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, और साथ ही साथ ये एक परमाणु होते हैं, मतलब इसको किसी भी अन्य परमाणु से जरूरत नहीं है, ये तो स्टेबल है, तो अक्रिय गैस तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। और ये भी क्या है सर, तत्व के ही परमाणु है। तो मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर न्यूट्रल, but some of the atoms are most of the atoms are found in a sir free state which are known as the noble gas element। मोस्ट ऑफ द एटम मतलब कुछ ऐसे परमाणु हैं जो क्या होते हैं सर, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि अक्रिय गैस तत्व, जैसे कि अक्रिय गैस तत्व। और इसके बाद जो भी आपके परमाणु होंगे वे चूंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो मेरे मित्र इस कंसेप्ट को आप सभी क्लियर रखिएगा। हालांकि मैंने इसको सर चैप्टर के गहराई में भी चर्चा करा था और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं तो हम परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते, तो हम ये नहीं कह सकते कि सर सभी परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। नोबेल गैस एलिमेंट जो होते हैं सर ये एक परमाणु होते हैं और अस्थायी होते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ऑप्शन नंबर ए है ये परमाणु के बारे में क्या है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। यहां पे अगर ये रहता कि लगभग परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता है तो हम कहते सही है। तो आप सभी को नोट करके यहाँ पे इस चीज को मेंशन करना होगा, चिल्ला नोट करके आपको मेंशन करना होगा क्या, कि जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, आप सभी ये याद रखेंगे कि परमाणु 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 प्रायः, या ये आप कह सकते हो कि सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ये आप ये कह सकते हो कि प्रायः नोट करके लिख लो कि प्रायः सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। प्रायः सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। लेकिन अक्रिय गैस तत्व के परमाणु, अक्रिय गैस तत्व के परमाणु
अक्रिय गैस तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या कि सर प्रायः सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगे, लेकिन अक्रिय गैस तत्व के जो परमाणु होंगे वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, तो आप सभी कहेंगे क्या कि सर ये कथन सत्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि अक्रिय गैस के सापेक्ष में हम ये कह सकते हैं, अक्रिय गैस के सापेक्ष में हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैस तत्व के परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। और हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि सभी परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन अक्रिय गैस के परमाणु क्या होते हैं सर, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और मेरे मित्र इसी परोक्ष में, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता, तो यह बात सही है कि सभी परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है, लेकिन जो अक्रिय गैस तत्व के परमाणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। तो जब यहां पे हमें सर सत्य नहीं है वो कथन चुनना है, तो इस स्टेटमेंट में ये तीनों तो सत्य हैं, और ये चौथा क्या है, अक्रिय गैस तत्व के मामला में आप कहेंगे असत्य है। इसीलिए सही आंसर, सॉरी पहला क्या है सर, जो तीनों के अलावे आपका सर अक्रिय गैस के मामले में ये आपका क्या हो जाता है, आप सभी कहेंगे सर असत्य हो जाता है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस की अगर बात करी जा रही है चला, तो आप सभी ध्यान रखना कि अगर नाइट्रोजन परमाणु की चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु की, तो नाइट्रोजन परमाणु के लिए तो सीधा सिंबल एन लिख देंगे। जब नाइट्रोजन गैस कह रहा है, नाइट्रोजन गैस कह रहा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका N2 होगा। क्या होगा, N2 होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, आप सभी कहेंगे नाइट्रियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। सुक्रोज सुक्रोज C12H22O11 के 0.2 मोल, CO2 के 2 मोल, CaCO3 के 2 मोल, H2O के 10 मोल। क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे चिलासी? सवाल है कि किसका भार सबसे अधिक होगा। आप सभी को मालूम है कि जो मोल की संख्या होती है वो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है, और जो यहां पे दिया गया द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर मोल की संख्या गुना मोलर मास के बराबर होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि आपके ऑप्शन में किसकी चर्चा करी जा रही है, सर सुक्रोज C12H22O11 के 0.2 मोल की। इसका सर भार कितना होगा, तो आप सिंपल कहेंगे कि ए का जो मास होगा सर जी वो इसके मोल अगुना ये जो सुक्रोज है ये C12H22O11 पूरा को आप जोड़ोगे तो 342 ग्राम होगा। तो मेरे मित्र जो आपका सुक्रोज है इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर जी 342। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो यहाँ पे कि ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, ठीक है। और फिर एक अंक बाद दशमलव आएगा, तो ये कितना हो गया 68.4 ग्राम। मतलब जो सुक्रोज का 0.2 मोल है ये कितना होगा सर 68.4 ग्राम होगा, ठीक है। अब CO2 के 2 मोल, तो बी में अगर आप बात करेंगे तो CO2 का 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल 2 हो गया। अब CO2 का मोलर मास कितना होगा, तो कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 32, क्योंकि 2 परमाणु है तो 32 और 12 44, तो 2 गुना 44 ये हो गया 88 ग्राम। अब तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, तो मेरे मित्र कैल्शियम कार्बोनेट का जो पूरा आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 100 ग्राम होगा। कैसे, तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 40, कार्बन का एगो परमाणु है तो 12, ऑक्सीजन का 3 गो है तो 16 3 48, 40 12 52 प्लस 48 कितना होगा चिला, आप सभी कहेंगे 8 2 10 और 4 1 5 4 9 1 10, 100 ग्राम। तो सी में जो आपका दिया गया द्रव्यमान है वो जो भार होगा वो कितना, तो सर मोल है 2 और ये 100 इंटू आपका कितना हो गया सर जी 200 ग्राम, और H2O के 10 मोल डी में, तो H2O का 1 मोल आप कहेंगे सर 18 ग्राम होता है, 10 मोल आप कहेंगे 18 गुना 10 180 ग्राम। अब मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि किसका भार सबसे अधिक है। क्या देख रहे हैं
कि जो सर ऑप्शन सी में दिया गया द्रव्यमान हमें निकला है, या ऑप्शन सी में जो हमारा कंपाउंड है उसका जो द्रव्यमान निकला है वो 200 ग्राम है, जबकि बाकी का 68.4, 88 और 180 ग्राम है। तो आप बता दो कि इन चारों में से किसका द्रव्यमान, किसका भार सबसे अधिक होगा। आप कहेंगे सर CO3 के 2 मोल का जो भार होगा वो सबसे अधिक होगा। अगला देख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें कोई पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल उसके आणविक या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और 1 मोल में अणुओं की संख्या एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र H2O के 18 ग्राम की बात करी जा रही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि वाटर के 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होगा, और 18 ग्राम में जो वाटर के कुल परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप सभी कहेंगे सर जो 18 ग्राम में हमारा कुल परमाणुओं की संख्या होगी वो यहाँ पे जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है उसके बराबर होगी। अब मेरे मित्र O2 का 18 ग्राम यहाँ पे कहा जा रहा है, तो O2 के 18 ग्राम की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि ध्यान से समझना इसमें कि H2O में हमने बोला कि इसमें जो परमाणु की संख्या होगी यानी कि N होगा वो किसके बराबर होगा, तो दिया गया द्रव्यमान अब बटा जो मोलर मास होगा, और साथ में आपका क्या होगा। तो एक चीज ये ध्यान में रखना कि इसमें परमाणु की संख्या पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, और सब अणु है यहाँ पे, सारे में क्या पूछा जा रहा है, परमाणुओं की संख्या। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो परमाणु की संख्या होगी चिल्ला जी वो क्या हो जाएगी, तो आपका n, अगर हम परमाणु की संख्या को n से रिप्रेजेंट करें तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास, और साथ ही ध्यान रखना यहां पे इसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा क्या, तो सर दिया गया द्रव्यमान, एक मिनट ऐसे लिखना, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास अगुना क्या हो जाएगा, आप सभी याद रखना नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम मतलब सर जो अणु है उसमें कितने कितने परमाणु हैं, और साथ में क्या होगा सर, तब होगा आपका NO यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। अब आप कहेंगे गुरुजी इस हिसाब से चलेंगे तो ये तो बड़ा परचम लहरा देगा, यहाँ पे नहीं लहराएगा। चला ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, H2O के 18 ग्राम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के लिए कि जो नंबर ऑफ आपका एटम होगा वो क्या होगा, तो सर दिया गया द्रव्यमान है 18, H2O का मोलर मास होता है 18, अब H2O में टोटल परमाणु 2 1 3, तो गुना 3 अगुना क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर NO यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। तो लो ना इसको एवोगाड्रोस नंबर कर दे रहे, ये कितना हो गया 3NO, 3NO। अब ये NO क्या लिख दिए हैं सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये याद रखना कि जो आपका NO है, ये NO है, ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये इतना बड़ा लिखने का बार बार जरूरत नहीं है, हम 3NO लिख दिए तो आप समझ जाएंगे। एक होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आप कहेंगे ये तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखो चला ध्यान से कि ऑक्सीजन का 18 ग्राम पूछा है, तो हम बी का भी सेम निकालेंगे इस तरीके से कि सर जो हमारा ऑक्सीजन का 18 ग्राम है इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, तो हमारा दिया गया द्रव्यमान कितना 18 ग्राम। अब ऑक्सीजन के O2 का जो मोलर मास होगा वो कितना, आप कहेंगे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं 36 ग्राम होगा, और फिर नंबर ऑफ एटम O2 में कितना है, आप सभी कहेंगे 2, गुना क्या होगा, आप कहेंगे NO। अब मेरे मित्र 18 18 एकम 18 18 दूना 36, ये 2 और ये 2 कैंसिल। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो एवोगाड्रोस नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, आप सभी कहेंगे सॉरी जो इसमें नंबर ऑफ एटम होगा वो किसके बराबर होगा, तो सर एवोगाड्रोस संख्या के बराबर। और एवोगाड्रोस संख्या कितनी होती है सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ध्यान दो यहाँ पे कि CO2 के 18 ग्राम, तो यहां पे अगर ऑप्शन नंबर सी के लिए कैलकुलेशन करें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम की, नंबर ऑफ एटम की यानी कि परमाणु की संख्या की, तो आप सभी कहेंगे दिया गया द्रव्यमान 18 ग्राम है गुरुजी। फिर इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का सर 32। तो आप कहेंगे गुरुजी अब ये बताए हैं, ये हो जाएगा हमारा 18/44 गुना टोटल परमाणु कितने हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु और 1 परमाणु कार्बन के, तो आप कहेंगे 3, और एवोगाड्रोस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि फॉर्मूला है आपका। क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2 नमा 18 हो जाएगा, और ये 22 दूना 44 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 या 27/22 गुना NO।
9 तिया 2 नमा 18 और 22 दूना 44। तो आप सभी ये कह सकते हैं आसानी से कि सर इसको 9 तिया 27 बटा 22 अगुना NO चलेगा। अब ध्यान देना यहां पे कि CH4 का 18 ग्राम है, तो D के लिए आएंगे हम, तो D में हमारा नंबर ऑफ एटम यानी कि जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होगी, तो दिया गया द्रव्यमान 18 है, और यहां पे जो हमारा CH4 का परमाणु, CH4 का जो मोलर मास होगा वो कार्बन के एक परमाणु है तो 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 है तो 12 4 16 और गुना क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु है और कार्बन के एक परमाणु है, ये हमारा 18 बटा 16 गुना 5 इंटू NO हो जाएगा। अब ध्यान से समझना इसको कि 2 नमा 18 और 2 अठे 16, 2 नमा 18 और 2 अठे 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम 9 पचे 45 अब बटा क्या लिख सकते हैं 8 इंटू NO। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किस में होगी, अब आपके सामने है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमने H2O में देखा, यहाँ पे H2O में देखा जो हमारा नंबर ऑफ एटम था वो सर 3 इंटू NO के बराबर है, 3 इंटू NO के बराबर है, यानी कि जो हमारा एवोगाड्रोस नंबर है उसका 3 गुना है। अब यहां पे अगर हम सर बात करेंगे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम की, तो ये एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है, यानी कि 18 ग्राम ऑक्सीजन में टोटल जो हमारा 18 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, 18 ग्राम ऑक्सीजन अणु में जो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगी। अब मेरे मित्र CO2 के 18 ग्राम में आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे CO2 के 18 ग्राम में हम पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर है यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, वो 27 से गुना होगा और 22 भाग में बटेगा, 27 से गुना होगा और क्या होगा, आप कहेंगे 22 भाग में बटेगा, मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर अप्रोक्स में होगा। अब तीसरा है कि सर चौथा है आपका 45 बटा 8 गुना NO, मतलब जो एवोगाड्रोस नंबर है वो 45 से गुना होगा और 8 भाग में बटेगा। तो अब आप हमको बता दो कि सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किस में होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको सर इस दिए गए वैल्यू में कहां आएगा, आप कहेंगे सर ऊपर में तो 3 गुना है, ये बात समझ में आ रहा है, और दूसरा ऑप्शन में O2 के सर ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर है। अब तीसरा में सर ये 27 बटा 22 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार में हमारा कटेगा, मतलब 22 से कम 22 और फिर 5 बटा पॉइंट जाएंगे, तो ये हमारा 1.5 के समथिंग, ये 1.52 Na के समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे तो आप कहेंगे सर अगर हम 45 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंच 40 और 5 बचा है, पॉइंट डाल के 8 छा के 48, फिर क्या कहोगे कि गुरुजी यहाँ 3 गुना है, यहाँ 1 गुना, और यहाँ पे 27 बटा 22, यहाँ पे भी 1.5 गुना होगा, लेकिन यहाँ पे ये अकेले 5 गुना NO है, 5 गुना, अरे चला 45 बटा 8 कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे 8 पंचा 40, 5 गुना, और हर जगह पे सर जो परमाणु की संख्या है वो आपको क्या आ रहा है सर एवोगाड्रोस के बराबर या एवोगाड्रोस का 3 गुना, यहाँ पे 5 गुना है, तो सबसे ज्यादा परमाणु आप कहेंगे 5 गुना वाला में होगा, इसीलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र ऐसे सवाल को बहुत ज्यादा आपको सर करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना कि ये सभी में अगर आप पाएंगे तो क्या कहेंगे कि सर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाया, अब आप पेन पेपर नहीं भी लगा सकते हो जब आपको कंसेप्ट है, तो आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दो कि H2O के 18 ग्राम है, तो वाटर के 18 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर वाटर अणु है और यहाँ पे उसके 18 ग्राम की बात की जा रही है, तो हम लगभग में ये मान सकते हैं सर 18 बटा 18 ये 1 हो जाएगा। अब परमाणु की संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो इसके 3 परमाणु हैं और प्रत्येक में एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो 3 इंटू Na हो जाएगा। अब दूसरा में O2 के 18 ग्राम में पूछा जा रहा है, O2 के 18 ग्राम, O2 होता है 36 ग्राम, उसके आधे में पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें भी कम ही होगा। CO2 के 18 ग्राम, तो होता सर CO2 का 1 मोल 44 ग्राम है, 44 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं, आप बताओ 18 ग्राम में कम होगा या ज्यादा, आप कहेंगे गुरुजी कम होगा। अब मेरे मित्र CH4 के 18 ग्राम में, CH4 का 1 मोल 16 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे 18 ग्राम पूछा जा रहा है, तो 2 ग्राम ज्यादा ना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो CH4 के अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे उन सभी ऑप्शन से ज्यादा होगी। तो ये चीजें तब विकसित होगी जब आप कंसेप्ट के माध्यम से इसको समझे हुए होंगे।
और मुझे लगता है कि अब आप इसको बगैर पेन पेपर से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कंसेप्ट के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल आप देखिएगा उसी तर्ज पे, और इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? बहुत सरल सा सवाल है, अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। आप सभी से पूछा जा रहा है 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम CO2। अब आप क्या कहोगे कि गुरुजी CO2 का 1 मोल तो 44 ग्राम होता है, और 44 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु की संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना 44 ग्राम में होगा उससे बहुत ज्यादा कम 1 ग्राम में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसमें सर अणुओं की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे मिनिमम 1 ग्राम नाइट्रोजन। सोच के देखो, नाइट्रोजन अणु की बात की जा रही है, तो आपका 28 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 28 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पे 1 ग्राम में आप कहेंगे गुरुजी उससे कम होगी। अब 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है मेरे मित्र, हाइड्रोजन के अणु है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना? 2 होगा। द्रव्यमान कितना हुआ सर? 2 ग्राम। और 1 ग्राम में आप क्या कहोगे कि गुरुजी जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है उसका आधा होगा, यानी कि 1 ग्राम H2 में जो एवोगाड्रो नंबर है उसके आधा नंबर होंगे। और 1 ग्राम CH4 में तो आप कहेंगे इसका द्रव्यमान 16 ग्राम है, और ये सर हमारा 1 ग्राम है, तो 16 में 1 ग्राम में कितना होगा? तो आप कहेंगे इसमें कम होगा। और चूंकि 2 ग्राम में यहाँ पे 1 ग्राम में हमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में क्या होगा? आप कहेंगे सर अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है। बताइए ये सवाल ना बनेगा, क्या कहोगे? आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु का O का द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 16 ग्राम होगा। कितना? 16 ग्राम। अब आप सबों को मालूम है कि ये 16 ग्राम कितना बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में कितने परमाणु? आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान हम ये ना कह सकते हैं कि ये 16 ग्राम होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 बटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना कि 6.022 को हम लोग सर 6.023 के समथिंग भी लेते हैं, तो परेशान नहीं होना यहाँ पे। और ये मैं काट इसलिए दिया कि ये 102 पर पावर 3 था, 123 था, 1023 था, तो वो आपको चीजें डिस्टर्ब करती, इसलिए ये बहुत ही सरल सा सवाल था। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है, बिलियन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान देना कि सुक्रोज के लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? C12H22O11 लिखेंगे, और जल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोई बीकर है, ये कोई बीकर है, और इस बीकर में क्या है? 18 ग्राम जल है। बीकर में जल कितना है सर? 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम H2O है, और फिर इसमें सर 3.42 ग्राम सुक्रोज को मिलाया जाता है। सुक्रोज कितना है सर? 3.42 ग्राम सुक्रोज को क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें सुक्रोज मिलेगा तो ये बिलियन तैयार होगा। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो बिलियन है इसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? मेरे मित्र, अगर आपने पूरा मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो हमें लगता है कि ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस सवाल का जो आंसर है वो आप सबों को देना है। और ध्यान में रखिएगा, ये सवाल मैं आप सबों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और आपके पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ईमानदारी दिखाना चला, पहले आप इसको सॉल्व करके देखना, अदरवाइज आपको सॉल्व आंसर जो है सॉल्व किया हुआ वो तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आप सबों के लिए यहाँ पे सर होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सही आंसर क्या होगा आप सभी पीडीएफ वाले आंसर से जरूर मिला लेना। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा जा रहा है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है तब, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ले ली जाती है, और जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, और फिर बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ऊर्जा देने और लेने दोनों से संभव है।
बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं हमारे आसपास में जिसको अगर हम कुछ ऊर्जा देते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन आता है, जिससे अगर ऊर्जा निकाल लेते हैं तो भी उसके अवस्था में परिवर्तन आता है। तो जो सवाल है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। और मेरे मित्र, आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टोटल 10 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपसे चर्चा करी जा रही है मैग्नीशियम परमाणु की। अब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो मैग्नीशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 12 लेते हैं और एटॉमिक मास हम लोग 24 लेते हैं, और हम सभी क्या कहेंगे कि इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे 2। और अगर आप इसके लिए परमाणु संरचना रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, इसके नाभिक में होगा। ये इसकी प्रथम कक्षा, ये इसकी द्वितीय कक्षा और ये इसकी तृतीय कक्षा। अकॉर्डिंग टू रूल आप सभी कहेंगे गुरुजी जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा 2 8 2 के रूप में होगा, और इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। मैंने आपको कई बार बताया कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा उस दौरान इन्होंने क्या पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु के केंद्र में उसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो मेरे मित्र, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई, आप सभी कहेंगे सर परमाणु में नाभिक की खोज हुई। बाद बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। अब मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तत्व X है उसका प्रदर्शन उसके परमाणु संख्या और उसके द्रव्यमान संख्या के रूप में किया गया है। और आप सभी को मैंने कंसेप्ट वाले सेशन में बताया है कि मान लो कि कोई तत्व X है तो इसका जो परमाणु संख्या होगा वो सर इसके लेफ्ट साइड में नीचे होगा, और जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो उसके लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर होगा। मेरे भाई, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो आप सभी ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, आप सभी कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है। और आप सबों को मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 15। और मैंने आपको अच्छे से बताया है कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, इसीलिए किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा। अब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जाहिर सी बात है कि जब प्रोटॉन की संख्या 15 है तो यही प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जेड यानी कि परमाणु संख्या के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस तत्व के लिए जेड का वैल्यू होगा, जो इस तत्व के लिए परमाणु संख्या होगी, जो इस तत्व के लिए परमाणु संख्या होगी वो कितनी, आप कहेंगे 15। अब द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, तो A इक्वल टू P प्लस N आप सबों को मालूम है, 15 प्लस 16 न्यूट्रॉन है, क्या कहिएगा गुरुजी 31 हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या आपका 31 हो गया। तो आप इस तत्व को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु संख्या 15 है तो 15 हम नीचे लिखेंगे, और द्रव्यमान संख्या 31 है तो द्रव्यमान संख्या हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और क्या कहोगे कि राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम,
तीसरा है रेडियो एक्टिविटी का नियम, और चौथा है आपका गुणित अनुपात का नियम। क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन से लेकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर तक हर एक बार यही जिक्र करा कि जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था वो रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था, और रासायनिक संयोजन के नियम को भली भांति समझाने में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी तरीके से क्या था सर, समर्थ था, यानी कि वो पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता था। और हम सभी ये कहते भी हैं कि गुरुजी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात के नियम दोनों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आपके ऑप्शन में जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है, आप कहेंगे गुरुजी इसका एक्सप्लेनेशन तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करेगा ही करेगा, रेडियो एक्टिविटी की आपने कहीं पे चर्चा ही नहीं करी, मामला फंस रहा है गुणित अनुपात के नियम पे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग एक आप कह सकते हो कि मैच्योर स्टेज में रासायनिक संयोजन के नियम की चर्चा करते हैं, किसकी, रासायनिक संयोजन के नियम की चर्चा करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से अगर इतर जाते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये तीन होते हैं। पहला होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, पहला क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, और दूसरा क्या होता है, तो सर दूसरा होता है हमारा निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा क्या होता है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा आपका क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि गुणित अनुपात का नियम जो है ये किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया तो उसी आधार पर उन्होंने एक अगला रासायनिक संयोजन का नियम भी दे दिया जिसको गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। जबकि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने करा, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्राउस्ट ने करा, और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा, आप सभी कहेंगे लैवोजियर ने करा। अब चला डाल्टन बाबा जो है वो अपने एटॉमिक थ्योरी के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो गुणित अनुपात का नियम होगा वो उनके थ्योरी पे बेस होगा। तो सवाल आपसे है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, स्थिर अनुपात नियम और गुणित अनुपात का नियम, इस तीनों को सफलतापूर्वक समझाया। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में है 1, 2 और 3, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 1, 3 और 4 नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में है 2, 3, 4 नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में है सर 1, 2 और 4। बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय मॉडल दिया था उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको यह बताना है। मेरे मित्र पहला स्टेटमेंट है कि नाभिक को धनावेशित माना। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि रदरफोर्ड साहब अपने हर एक स्टेटमेंट में यह कह रहे थे कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश जो है वो उसके केंद्र में होता है, और जो केंद्र में द्रव्यमान होता है वो आपका उस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, और केंद्र में चूंकि प्रोटॉन की व्यवस्था होती है इसीलिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इनका यह मानना था रदरफोर्ड साहब का कि जो नाभिक है वो धनावेशित होता है, और किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान आप कहेंगे सर इसी नाभिक में रहता है। तो कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि नाभिक को धनावेशित माना। दूसरा है कि प्रमाणित किया कि अल्फा कण, यहां पे ध्यान देना, अल्फा कण होगा कि हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, नहीं, ऐसा इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। इन्होंने ये बताया कि अल्फा कण जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलेंगे, और अल्फा कण जो होंगे ये हीलियम का डबल चार्ज होगा। मतलब क्या कि ये द्विआवेशित हीलियम कण होंगे। तो मेरे मित्र ये कहीं पे भी हाइड्रोजन की चर्चा किए ही नहीं थे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, आप कहेंगे गलत। तीसरा है कि सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। बिल्कुल मेरे मित्र, मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग सोलर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब चौथा है कि थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, बिल्कुल भी नहीं। थॉमसन साहब का मानना था कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, जबकि रदरफोर्ड साहब का मानना था कि परमाणु एक गोलीय संरचना बिल्कुल है, लेकिन
इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है जो कि नाभिक कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो थॉमसन मॉडल से रदरफोर्ड मॉडल कभी भी सहमति नहीं दर्शा रहा था, इसीलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट भी क्या होगा, आप कहेंगे गलत। सवाल है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और आपका 3 सही है। पहले ही ऑप्शन में 1 और 3 दिया हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो कभी भी हम परमाणु संख्या को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के रूप में तो देख ही नहीं सकते हैं। दूसरा है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, गलत है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र जो सही विकल्प है वो कौन है, आप कहेंगे 2 और 4 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में। अब ध्यान देना कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको लग रहा है कि गुरुजी ऐसे सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। इसलिए नहीं दम है क्योंकि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपके माइंड में घोल करके डाल दिया है, घोल करके डाल दिया है, तो आपको चीजें आसान लग रही है। लेकिन यही चीजें अगर रैंडमली आपके एग्जाम में आ जाती है, तब आप सर जो वेंटिलेशन होता है उसके होल को आप गिनना शुरू कर देते हो, छिद्र को गिनना शुरू कर देते हो कि ये सवाल तो कोई गुरुजी ने बताया ही नहीं। तो मेरे मित्र जब चीजें एक बार आप थ्योरेटिकली बढ़िया से ढंग से पढ़ लेते हो, तो उससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट होते चला जाता है। बस जरूरत किसकी होती है, प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। तो मेरे मित्र ये ध्यान में रखिएगा कि थॉमसन साहब ये तो मान ही रहे थे कि परमाणु धनावेशित गोला है, और इनका यह भी मानना था कि जो इनका द्रव्यमान है वो इसके पूरे भाग में समान रूप से वितरित है, मतलब पूरे के पूरे परमाणु में समान रूप से इसका द्रव्यमान रहता है। जबकि रदरफोर्ड जब अपना एटॉमिक मॉडल दिए तो वहां पर उन्होंने ये क्लियर करा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग उसके नाभिक में होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होता है। तो लेकिन थॉमसन का यह मानना था कि परमाणु में परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। साथ ही मेरे मित्र दूसरा स्टेटमेंट है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, यह भी बात बिल्कुल सही था, क्योंकि थॉमसन साहब लगातार कह रहे थे कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होता है या इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है, और चूंकि जितना परमाणु होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो जो आपके तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, यह भी मेरे मित्र जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था उसके लिए पूरी तरीके से सत्य है। क्यों? क्योंकि थॉमसन साहब का यह मानना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं होगा, बोले तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो परमाणु उदासीन नहीं होगा। तो वो तो सीधे सीधे कह रहे थे, और आपने कई बार ये डिस्कशन भी करा कि परमाणु की उदासीनता की व्याख्या सबसे पहले थॉमसन मॉडल के द्वारा की गई थी। तो थॉमसन का यह मानना था कि धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होता है, समान रूप से होता है। जबकि मेरे मित्र चौथे में कहा जा रहा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेरे मित्र ये कभी भी थॉमसन ने अपने मॉडल में नहीं कहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं इन चारों में, आप सभी कहेंगे 1, 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। बिल्कुल नहीं, रदरफोर्ड ने कभी भी सर इलेक्ट्रॉन की चर्चा ही नहीं करा। वो तो परमाणु में किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं इसकी चर्चा करा था। इलेक्ट्रॉन के बारे में या इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में रदरफोर्ड ने कभी डिस्कशन ही नहीं करा, क्योंकि उनको तो पहले से ही मालूम था कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो जो कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब मेरे मित्र दूसरा है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है, ये बात रदरफोर्ड साहब का बिल्कुल सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना कि जिस समय रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन की चर्चा ही नहीं हुई थी, उस समय न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। और रदरफोर्ड साहब सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है। वो तो बोर साहब आए जिन्होंने ये क्लियर करा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नहीं दर्शाता है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, बिल्कुल सही बात है, ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि उपरोक्त कथनों में कौन से सही है, तो आप कहेंगे 2 और 4 सही है। कहां है ऑप्शन सर 2 और 4 का, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब आपको ऐसे सवाल से परेशान नहीं होना है, क्योंकि पहले ही यहां पे क्लियर कर दिया गया है कि तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं। और मेरे मित्र याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि एल्युमिनियम 3+ होता है, Al क्या होता है 3+ होता है। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, तो आप सबों को मालूम है कि एल्युमिनियम परमाणु की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 13 और एटॉमिक मास 27 होता है। तो ये तो क्लियर कर ही गया, जब परमाणु संख्या 13 है तब प्रोटॉन की संख्या 13 ही होगी और न्यूट्रॉन की संख्या आप कहेंगे 14। तो बात किसकी की जा रही है सर, एल्युमिनियम आयन की जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मतलब एल्युमिनियम आयन जब बना, Al3+ जब बना, तो इसमें कितने आयन उपस्थित होंगे। क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन वितरण देखेंगे तो हम कहेंगे 2, 8 और 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी जाकर के ये क्या बनाएगा, आप कहेंगे Al3+। अब यहां पे ये 3+ आपका बन गया है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इसके पास क्या बचेंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में और 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में, मतलब टोटल आप कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो सवाल वही आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं और परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी आयन में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अगर परमाणु कह देता कि इस आयन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो आप कहते सर टोटल 2, 8, 3 यानी कि 8, 2, 10, 3, 13 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र 4.1 में Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं। मेरे मित्र Mg2+ क्या कहोगे कि गुरुजी बिल्कुल आसान है। मैग्नीशियम परमाणु की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24 होता है। अब मेरे मित्र अगर हम वितरण की बात करेंगे तो 2, 8, 2, जब ये सर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये Mg2+ बन जाएगा। तो इसके आयन में भी क्या होगा, आप कहेंगे 10 ही इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्रथम कक्षा में और 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में। मेरे मित्र ध्यान देना कि ये भले ही Mg2+ बन गया है तो सर इसके इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम परमाणु में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नीशियम आयन में टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन की संख्या आप कहेंगे सर निश्चित होगी कितनी, तो आप कहेंगे 12 ही। ध्यान देना कि यहाँ पे प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन 12 कहा जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन अगर 12 है तो ये हमारा जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु होगा। आप अगर देखेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब द्वितीय कक्षा में आओ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तृतीय कक्षा में आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 हो गया। ये हमारा मैग्नीशियम परमाणु है। अब अगर हम यहां आएंगे तो आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या 10 कहा जा रहा है, जबकि मेरे मित्र मैग्नीशियम परमाणु से आयन बन जाएगा तो इसके प्रोटॉन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो हम इसके प्रोटॉन की संख्या 10 को देख करके ही इसको इग्नोर मारेंगे, क्योंकि इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। अब तीसरा, प्रोटॉन की संख्या 12 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमें इससे भी लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 ही होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है और एटॉमिक मास 12 है तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो सर हम ये भी ऑप्शन नहीं देखेंगे। हाँ, इस ऑप्शन पे आएंगे, आप देखेंगे प्रोटॉन की संख्या 12 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। प्रथम कक्षा में सर 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में आप 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि Mg2 प्लस आयन का जो आप कह सकते हो सही परमाणु स्ट्रक्चर है वो क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एथिल एथोनोएट CH3COO-C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। सुनते जाना, इस सवाल से घबराना नहीं है। सवाल में कहा जा रहा है कि एथिल एथोनोएट CH3COO-C2H5 के एक नमूने में ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब यहां पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है कहा जा रहा है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? भिन्न है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आपका होगा? क्या कहोगे? गुरुजी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तब प्रोटॉन की संख्या भी समान होगी। और आपने पीछे के सेशन में बताया है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी क्योंकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इस दोनों ऑक्सीजन परमाणु की सर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मतलब इसमें परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा तभी समस्थानिक कहलाएगा। तो पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का कारण, तो कह रहा है कि इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। बिल्कुल नहीं, आयन बनता तब कहते कि प्राप्त हुआ या घाटा हुआ। यहां पे तो आयन बदल ही नहीं रहा है। इनमें से ऑक्सीजन परमाणु ने 2 न्यूट्रॉन प्राप्त किए। बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन का तो हस्तांतरण ही नहीं होता है, तो ये भूल के भी नहीं सोचेंगे। तीसरा है दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व क्या होंगे? सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, सदैव अधातु। तो याद रखना कि किसी भी तत्व की संयोजकता 1 होगी तो संभव है कि वो या तो धातु हो सकता है या फिर अधातु हो सकता है। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन क्या है? आप कहेंगे गुरुजी अधातु के कैटेगरी में रखते हैं और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन क्या है? आप कहेंगे गुरुजी अधातु के कैटेगरी में रखते हैं और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? आप सभी कहते हैं 1 होती है। अब सोडियम क्या है? आप कहेंगे धातु की श्रेणी में रखते हैं गुरुजी और सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। मतलब साफ है कि अगर किसी भी तत्व की संयोजकता 1 है तो संभव है कि वो या तो धातु है या फिर अधातु है। तो मेरे मित्र जो सवाल है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, आप कहेंगे धातु या फिर अधातु। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है, क्या होगा चिल्ला? क्या कहोगे गुरुजी? जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया था? परमाणु का सबसे पहला मॉडल दिया था, जिस मॉडल को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जबकि मेरे मित्र नील बोर, आप सभी कहेंगे जो हम लोग अभी परमाणु मॉडल देख रहे हैं वो नील बोर के द्वारा दिया गया था। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने बताया कि प्रोटॉन केनाल रेस से उत्पन्न होता है। अगला है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी ना बनेगा। कहा जा रहा है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त। तो 3 प्रोटॉन, तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा? 3। अब अगर हम प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखें और द्वितीय कक्षा में 1, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और आपने पीछे बताया है, क्या बताया है चिल्ला? कि किसी भी धातु में अगर हम लोग उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1, 2 या 3 हो सकती है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये 3 जो प्रोटॉन है ये किसी न किसी धातु की है और इसके द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, धातु है तो इसकी संयोजकता 1 ही होगी, क्योंकि धातु की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो 2, 8, 3 हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि चित्र 4.2 में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है। कौन सा सही प्रदर्शन नहीं करता है ये आपको बताना है। सही प्रदर्शन जो करता है वो नहीं बताना है, जो नहीं करता है वो बताना है। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि परमाणु के किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी, और इस रूल के हिसाब से प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय में 8, तृतीय में आप सभी कहेंगे 3 × 9 = 18, चौथे में 32, पांचवें में 50। देख लो यहाँ पे कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे बिल्कुल है, और द्वितीय कक्षा में तो 1, 2, 3, 4, 5। आप कहेंगे सर ऐसे तो नियम के अनुसार द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन संभव है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जा रही है, तो हम सभी ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। ये हमारा नाइट्रोजन के लिए संयोजकता है, क्योंकि ऐसे परमाणु हमारे पास हैं जिसमें सर अगर उसका इलेक्ट्रॉन भराना द्वितीय कक्षा में खत्म होता है तो सर उससे द्वितीय कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन से कुछ कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये तो हमारा नाइट्रोजन परमाणु हो जाएगा जिसकी एटॉमिक नंबर 7 होती है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में हो गया, तो हम सभी इसका तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं, चला 2, 5। तो ये तो बोर मॉडल के अनुसार है। अब दूसरा है आपका प्रथम कक्षा में 1, 2, 3 और 4। आप कहेंगे गुरुजी तो एकदम अनर्थ हो गया, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे गलत है, आपको जो सही प्रदर्शित नहीं करता है वही चूज करना है, तो आपने एक चूज कर लिया है कि सर दूसरा नंबर सही प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे नंबर में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे बिल्कुल है। अब दूसरे कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तीसरा कक्षा है यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3 और 4, 3, 7, ये फिर से जो नाइट्रोजन सॉरी आपके तीसरे ऑप्शन में सर बाह्यतम कक्षा में 3 और 4, 3, 7, 2, 9 ये फ्लोरीन का है। चला मतलब तीसरा जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो फ्लोरीन के परमाणु संरचना को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2 इसके प्रथम कक्षा में जाएगा और 7 इसके दूसरे कक्षा में जाएगा, 2 फिर आपका 2, 4 और ये 3, 7। तो ये आपका फ्लोरीन के लिए है, ये बात सही है। अब मेरे मित्र चौथे में आओ तो आप देखोगे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां तक तो सही है। द्वितीय कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि नियम क्या कहता है कि द्वितीय कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, चाहे आपका मतलब जब द्वितीय कक्षा बाह्यतम कक्षा है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, चाहे वो परमाणु चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। और अकॉर्डिंग टू नियम आप क्या कहेंगे कि सर द्वितीय कक्षा में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अभी आपने बोला है कि सर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं, इसमें क्या है 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे सर ये 4 भी जो है वो बोर के परमाणु मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 4 सर नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसका सही प्रदर्शन नहीं है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। सर्वदा का मतलब हुआ हमेशा सही है। पहला है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, आप कहेंगे सर ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, कभी नहीं सही है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल गलत है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। हमेशा क्या सही होगा? तो सर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो सकती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब कौन सा परमाणु मॉडल पहले आया, कौन सा बाद में आया, इस क्रम में आपको बताना है। तो क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, और उसके बाद आप कहेंगे सर जो नील बोर का मॉडल था वो आया। पहले सर थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, और उसके बाद आप कहेंगे सर बोर का परमाणु मॉडल आया।
तो मेरे मित्र आपको सही कालक्रमानुसार मतलब सही समय अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो आप कहेंगे सर अगर हम इस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 होगा, साथ में क्या होगा आप कहेंगे 1 होगा, फिर क्या होगा आप कहेंगे 3। तो मेरे भाई देख लो कि 2 1 3 आपके किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में 1 2 3 है, बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन में 2 3 1 है, यहाँ पे 2 1 3 है ना, दूसरा ऑप्शन भी गलत। और तीसरे ऑप्शन में आपका 2 1 और 3 है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे भी आप 2 1 3 ही निकाल रहे हो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आंसर हमें मिल गया है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आगे के ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे मित्र आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे उसमें टोटल 18 सवाल थे जिसको आपने हमारे साथ सर बेहतर ढंग से क्लियर कर लिया है। और अब मुझे उम्मीद है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो आप उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से समर्थ हैं। अब मेरे मित्र आपको क्लास 9th केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।